नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम आपको बताते चले कि हम एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जहां से क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे ही जाते हैं सारे के सारे एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेट पीएससी का एग्ज़ाम हो, वनडे का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, कैट का एग्ज़ाम हो, एनी एग्ज़ाम फ्रिक्वेंटली यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। इसके पहले हमने आपको शेड्यूल पढ़ा दिया है, शेड्यूल से भी लगभग हर एग्ज़ाम में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के भाग। आप कभी भी देखेंगे कोई भी एग्जाम, शेड्यूल हो गया, पार्ट्स हो गया, यहाँ से हमेशा एक या दो क्वेश्चंस होते हैं। इसलिए ये टॉपिक्स आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि किस शेड्यूल में क्या चीज़ें हैं, किस पार्ट्स में क्या चीज़ें हैं। तो इसी के बारे में आज हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, इसको पहले ध्यान से पढ़िए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड ऑन नवंबर 26, 1949 एंड इम्प्लीमेंटेड ऑन जनवरी 26, 1950। ये नवंबर 26, 1949 क्या है, इस डेट को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्टेड हो गया था। 26 जनवरी 1950 से इम्प्लीमेंटेड हुआ पूरी तरह से, बट नवंबर 26, 1949 को ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्टेड हो गया था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था। मैक्सिमम चीज़ें उसी दिन से अप्लाई हो गई थी, रिलेटेड टू द स्टेट, रिलेटेड टू द इलेक्शन, एवरीथिंग वाज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द दिस डेट। फिर इसके बाद क्या होता है कि हमारा जो ये 26 जनवरी 1950 का डेट है, इस दिन से इम्प्लीमेंटेड क्यों हुआ, क्योंकि एक समय था, ये जो 26 जनवरी थी, ये 1930 में हमारे, ये 26 जनवरी 1930 में आज़ादी के लिए, लड़ाई के लिए ये डेट रखी गई थी कि इस दिन हमें आज़ाद हो जाना है, बट अनफॉर्चुनेटली हमें आज़ादी नहीं मिली थी। इसलिए इस डेट को हमने डिसाइड किया और इस डेट से 26 जनवरी 1950 से हमारा सारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हो गया और इसी दिन से हमारा भारत क्या हो गया, रिपब्लिक बन गया। रिपब्लिक बन गया उस दिन से हमारे सारे आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गए। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कंसिस्ट ऑफ 25 पार्ट्स, 12 शेड्यूल्स एंड 448 आर्टिकल। दिस इज द प्रेजेंट। ठीक है, अभी आज के टाइम पे कितना है, 25 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल है और 448 आर्टिकल्स है। 12 शेड्यूल्स है, शेड्यूल्स की हमने लेक्चर ले रखी है ऑलरेडी, यू कैन गो देयर एंड वॉच लेक्चर रिलेटेड टू द शेड्यूल्स। अब ये क्या हो गया, 25 पार्ट्स को आज हम पढ़ाएंगे। देखिए ओरिजिनल क्या था, ओरिजिनल भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछ लेगा कि ओरिजिनल पार्ट्स कितने थे, ओरिजिनल शेड्यूल कितने थे, तो क्या बताएंगे आप। तो ओरिजिनल कितने हमारे पार्ट्स से, ओरिजिनल 22 पार्ट्स से, 22 पार्ट्स। और शेड्यूल कितने थे, 8 शेड्यूल थे, 8 शेड्यूल थे। और हमारे आर्टिकल कितने थे, 395। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ और लागू हुआ तो इतनी सारी चीज़ें थे। फिर बाद में अमेंडमेंट के थ्रू बढ़ा दिया गया। ओवर द टाइम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस द 4 एडिशनल पार्ट्स थ्रू 1 पार्ट वाज लेटर रिपील्ड। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 22 पार्ट्स है ना, 22 पार्ट्स में कितने हो गया, 4 जोड़े गए, 4 प्लस हुए तो 22 4 कितने हो गए, 26। ठीक है, और 1 रिपील्ड कर दिया गया, 1 रिपील्ड कर दिया गया, कितना बचा, 25। तो इस टाइम हमारे पास कितने हैं, 25 है, 25। ठीक है, अब आपको समझना चाहिए। ऐसे ही सेम चीज हमारा शेड्यूल कितना था, पहले 8 था, बाद में 4 बढ़ाया गया, 4 बढ़ाया गया, कौन से 8 तक था, 9 बढ़ाया गया, 10 बढ़ाया गया। 9 में क्या था, रिफॉर्म रिलेटेड टू द लैंड एक्विजिशन। ठीक है, जमींदारी वगैरह को हटाया गया उसमें। फिर उसमें 10th शेड्यूल में क्या था, एंटी डिफेक्शन। और फिर उसके बाद क्या है, 11th और 12th में क्या है, पीआरआई, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा बढ़ा। पहले हमारा क्या था, हमारा आर्टिकल था 395, अब और अभी समय कितना है, 448। हालांकि ये पार्ट्स 25 में ही है, आर्टिकल इसी के अंदर है, ऐसा नहीं है कि वो हो गया। ठीक है, सारे चीजें इसी के अंदर हो हैं। ठीक, मतलब 395 के अंदर ही है, जैसे ए बी सी डी में बहुत जगह डिवाइडेड हो गया। सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए पार्ट्स 1 में आ जाते हैं। पार्ट्स 1 में क्या है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसका क्षेत्र। इसका मतलब क्या होता है, हमारा भारत देश है, एक यूनियन है, इसकी टेरिटरी के बारे में समझाया गया है। अब यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में क्या क्या आता है, सारे स्टेट्स आ जाएंगे,
सारे यूटी आ जाएगी, और एनी टेरिटरी विच इज एक्वायर्ड बाय इंडिया, मतलब भविष्य में जो भी टेरिटरी भारत एक्वायर करेगी ये किसके अंदर आ जाएगा, पार्ट्स 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक। इसमें क्या क्या आता है बेसिकली जान लीजिए। नेम एंड टेरिटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आता है, एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट्स आता है, फॉर्मेशन एंड अल्टरेशन ऑफ द बाउंड्रीज आती है। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आती है। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या होगा, कोई स्टेट्स को अगर अल्टरेट करके न्यू स्टेट बनाया जाएगा, कोई यू टेरिटरी है उसको एक्वायर किया जाएगा, तो वो किस में आ जाएगा, वो सारी चीजें आ जाएगी पार्ट्स 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज फ्रॉम आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4। अब हम आ जाते हैं क्या आर्टिकल पार्ट टू में क्या है, सिटीजनशिप के बारे में बताए गए थे। नागरिकता जैसे इंडिया में किस तरह की सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप। बहुत सारी कंट्री है, कंट्रीज लाइक यूएसए, देयर आर अवेलेबिलिटी ऑफ द टू सिटीजनशिप, मतलब एक केंद्र की सिटीजनशिप होती है कि स्टेट्स की सिटीजनशिप होती है। कि जैसे आप नेवादा के हैं, ठीक है, आप मैक्सिको के हैं, मैक्सिको बोल रहा हूँ, आप कैलिफोर्निया के हैं, ठीक है, तो आप क्या है कि आपका वहाँ स्टेट्स का अलग सिटीजनशिप होगी, और जो नेशन लेवल पे है, यूनियन लेवल पे है, उसकी अलग सिटीजनशिप होगी। लेकिन इंडिया में नहीं है। इंडिया में ऐसे क्या है, सिटीजनशिप सिंगल है। इसमें क्या क्या बात किया जाता है, सिटीजनशिप के राइट के बारे में बात किया जाता है। आपको सिटीजनशिप अगर लेना है तो कैसे मिलेगी, आपकी सिटीजनशिप कैसे टर्मिनेट होगी, एवरीथिंग इज डिस्कस अबाउट द पार्ट सेकंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ वी मूव टू द पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या बताया गया है, फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया। आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक इसमें है। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी देश में संविधान के अंदर अगर फंडामेंटल राइट्स नहीं है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन किसी काम का नहीं है। ये हमारा जो राइट्स है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स है या फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, ये जो आर्बिट्री एक्शंस होते हैं, यूनियन के आर्बिट्री एक्शन होते हैं, आई मीन स्टेट्स के, स्टेट मीन्स जो सरकार है, जो एग्जीक्यूटिव है, इनके जो आर्बिट्री एक्शन होते हैं उनसे हमको ये क्या करते हैं, राइट्स हमें बचाते हैं। फिर इसके बाद आप बढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे आगे क्या क्या मिलेगा। इसमें बेसिकली स्टार्ट होता है आर्टिकल 14 से, बाकी उसके पहले थोड़ी सी डेफिनेशन ऑफ द स्टेट्स होगी। आर्टिकल 14 से आप स्टार्ट करेंगे तो उसमें फिर इक्वालिटी, 14 से 18 क्या होता है, इक्वालिटी, ठीक है, ऐसे ऐसे करके इसमें अलग अलग राइट्स हैं। राइट, इक्वालिटी का राइट है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का राइट है, ठीक है, माइनॉरिटी का राइट है, अगेंस्ट आपके अगेंस्ट कोई एक्शन, आपके अगेंस्ट कोई एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर सकता, इससे रिलेटेड राइट्स है। आप माइनॉरिटी हैं तो उससे रिलेटेड राइट्स हैं। ठीक है, तो इसमें एक एक करके हम आपको एक बारी बता देते हैं। आर्टिकल 14 में क्या होता है, आर्टिकल 14 में होता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ठीक है, आर्टिकल 15 में क्या होता है, प्रोविजन ऑन द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस, ऐसे ऐसे करके। आर्टिकल 18 में क्या होता है, एबोलिशन ऑफ द टाइटल होता है, मतलब महाराजा धीराज ये वो आप नहीं यूज कर सकते हैं। जैसे एक केस आया था, वो साउथ के एक एक्टर है ना, जो क्या तो नाम है यार, जो सारे कॉमेडी में होते हैं, वो एक समय लिखते थे ब्रह्मानंद का नाम, मतलब ब्रह्मानंद अपने नेम के आगे लिखते थे पद्मश्री, तो ये गलत बोला गया, कहा आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 24, आर्टिकल 22 में, आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 में क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसी के अंतर्गत आपको जीने का अधिकार मिलता है कि आपसे आपके जीने का अधिकार कोई नहीं छीन सकता है, इवन ड्यूरिंग द इमरजेंसी। ठीक है, ऐसे ऐसे करके। आर्टिकल 22 में क्या होता है, आपको कोई भी एग्जीक्यूटिव जैसे पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती है। आर्टिकल 25 में क्या है, फ्रीडम होता है आपके रिलीजन से रिलेटेड। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आप इसको आगे पढ़ लेंगे। ठीक, अब हम बढ़ते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट्स पॉलिसी। व्हाट इज डीपीएसपी? डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी कुछ सिद्धांत है, इसको बनाया गया है किस लिए? डीपीएसपी बनाया गया है कि जब गवर्नमेंट कोई लॉ बनाएगी, कुछ भी बनाएगी, तो इसमें जो डीपीएसपी में लिखा गया है इनको ध्यान में देते हुए बनाएगी। ठीक है, डीपीएसपी फिर एक लिबरल है, एक सोशियोलॉजिस्ट है, और उसके बाद गांधीयन है। ये सारी इस प्रिंसिपल्स में डिवाइड हैं। कुछ डीपीएसपी बाद में ऐड किए गए हैं, 42nd अमेंडमेंट के दौरान ऐड किए गए हैं। 42nd अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में कुछ ऐड किए गए हैं, और एक किया गया था 44th अमेंडमेंट
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, ये दोनों यहाँ ऐड किए गए हैं कुछ चीज़ें। बाकी जो चीज़ें नहीं थी उसमें क्या क्या था, जैसे 42 में 4 कौन कौन से ऐड किए गए, सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, प्रमोट इक्वल जस्टिस, फ्री लीगल एड फॉर पुअर, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंट का सेफगार्ड करना है। ये सारी चीज़ें किस में ऐड की गई थी, 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे हमें कुछ राइट मिलते हैं, जो हमें अधिकार मिले हैं, तो इसके साथ साथ कुछ हमें कर्तव्य मिले हैं। कर्तव्य क्या होते हैं, हमारे मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं, कि मौलिक कर्तव्य में हमें बताया जाता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमारा दायित्व क्या है और क्या करना चाहिए। जैसे देश की चीज़ों का सम्मान करना, दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना, इंटरनेशनल पीस की बात करना, ये सारी चीज़ें किस में बात की गई है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। अभी देखिए, हम आपको बताए थे ना कि हमारे स्टार्टिंग में कितने राइट्स थे, वो पार्ट्स थे 22, बाद में कितने हो गए 25। तो ये भी बाद में ऐड किया गया था, कितना एडेड बाई 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976। 42 अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था वो एक तरह से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। इंदिरा जी के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जोड़ी गई थी, कुछ चीज़ें हटाई गई थी। तो यही तब ये भी ऐड किया गया था, क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये किस में आता है, आर्टिकल 51A में। अभी ये देखिए ए लग गया है ना 51A में, ये बाद में ऐड किया गया है। ठीक, अब बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे। अब आ जाते हैं किसमें, द यूनियन पार्ट 5। ये कहाँ से कहाँ तक है, ये आर्टिकल 52 से लेके 151 तक है। इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, यूनियन में क्या क्या चीज़ें होगी, प्रेसिडेंट के बारे में बात किया जाएगा, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यूनियन मिनिस्टर के बारे में बात किया जाएगा, यूनियन मिनिस्टर के बारे में बात किया जाएगा। यूनियन से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग कहाँ पे बात किया जाएगा, यहीं पे बात किया जाएगा। पार्लियामेंट वगैरह सब कुछ इसी के अंदर में आएगा। पार्लियामेंट से रिलेटेड जितनी कमेटी है, जितनी सारी चीज़ें इसी में डिस्कस किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल जो है वो भी किसके अंदर आएगा, यूनियन के अंदर ही आएगा। ठीक, इसी के अंदर फिर सुप्रीम कोर्ट भी आ जाएगा। सारी चीज़ें किस में आ जाएगी, यूनियन में ही आ जाएगी। उसके बाद कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, हालांकि इनके सब चीज़ों के अलग अलग भी मिलेंगे, लेकिन ये सब सारी चीज़ें किस में आ जाएगी, आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 तक जो सारी चीज़ें कवर करेगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम आ जाते हैं स्टेट्स में। अब स्टेट्स में क्या होगा, जैसे यूनियन में होता है वैसे ही स्टेट्स में सारी चीज़ें आ जाती है। स्टेट्स में कौन आएगा, गवर्नर आ जाएगा, सीएम साहब आ जाएंगे। सीएम साहब मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आ जाएंगे। फिर इसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, लेजिस्लेटिव असेंबलीज आ जाएगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल आ जाएंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल आ जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, जो मेंबर्स होंगे उनके उनके बारे में सारा डिस्कशन आ जाएगा। जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होंगे काउंसिल के वो आ जाएंगे, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, ये कहाँ, विधानसभा में। सेम ऐसे ही कहाँ, यूनियन में, कहाँ, यूनियन गवर्नमेंट के आएंगे, मतलब कहाँ के, सेंट्रल गवर्नमेंट के। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आना चाहिए कि ये यूनियन और स्टेट्स के बारे में कहाँ डिस्कस किया गया है, पार्ट 4 एंड पार्ट 5 में। ठीक है, अब पार्ट 6 में आ जाते हैं। पार्ट 6 में क्या कहता है, ये एक्चुअली अब रिपील हो चुका है। स्टेट्स इन द पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। इसमें क्या था, आर्टिकल 238 में क्या डिफाइन किया गया था कि जैसे कुछ पार्ट्स जो क्या, जैसे ये शेड्यूल है, शेड्यूल में कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स बनाए गए थे, बाइफर्केशन किया गया था ऑन द बेसिस अलग अलग पार्ट्स में से, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट। ये 1956 से पहले था। ठीक है, कुछ भागों को एक जैसे कुछ एरिया हो गया उसको भाग ए बना दिया, कुछ एरिया हो गया भाग बी बना गए, उस एरिया पर्टिकुलर एरिया के अंदर कुछ स्टेट्स आ रहे थे, ऐसे ऐसे करके डिवाइड कर दिया गया था। लेकिन अब ये रिपील हो चुका है। फिर हम आते हैं किसमें, फिर आते हैं हम पार्ट 8 में। पार्ट 8 में किसके बारे में बात करता है, यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज जैसे दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दमन हो गया, उसके बाद अंडमान हो गया, लक्षद्वीप हो गया, उसके बाद पुडुचेरी हो गया। इनके बारे में डिस्कशन कहाँ है, 239 से 242 के बीच में, 239 टू 242। तो इनके बारे में बात किया गया है। ठीक है,
इसमें क्या क्या चीज़ होता है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात किया गया है, इसमें स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू दिल्ली के बारे में बात किया गया है, इसमें हाई कोर्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड बात किया गया है। मतलब ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द यूनियन टेरिटरीज किसमें आ जाएगा, पार्ट 8 में आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था ये 243 से लेकर 243 ओ तक ये डिस्कशन किया गया है किसमें, PRI। फिर इसके बाद 243 P से लेकर 243 GZ तक इसके बाद बात किया गया है। उसके बाद म्युनिसिपल, ये अर्बन लोकल बॉडीज, ये क्या है, ये लोकल बॉडीज हो गए, ठीक है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन PRI के बारे में बात हो गई। इसमें ऐसे हो गया 243 A, 243 B, 243 C, ऐसे ऐसे करके पूरे आर्टिकल हैं। और फिर इसके बाद 243 O तक जाता है किसमें, पंचायत से रिलेटेड। और फिर उसके बाद 243 P, 243 इसके बाद ऐसे करते करते Z तक जाएगा, फिर ZG तक। ये सब किस में चला जाता है, ये म्युनिसिपैलिटीज के आ जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि पार्ट 9 और पार्ट 9A में क्या चीज़ें है। पार्ट 9 में पंचायत है, पार्ट 9B में म्युनिसिपैलिटीज है, और फिर पार्ट इसमें क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। ये भी कब ऐड किया गया था, 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 में ऐड किया गया था। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में पंचायत ऐड किया गया था। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज कब ऐड की गई थी, 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 में। ये कहाँ से कहाँ तक आता है, 243S से लेकर 243ZT तक आता है, ठीक है। तो इसको आप सॉरी इसमें कुछ आर्टिकल हमको डिस्टर्ब लग रहा है, एक मिनट। ये 243 आर्टिकल से लेके कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाँ यहीं तक आता है। ये ZG तक क्या हो गया, ZG तक, हाँ ZG तक तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अर्बन लोकल बॉडीज। फिर Z ये आएगा, यहाँ से नहीं, H से नहीं है, 243ZT से लेके आता है, ठीक है। 243ZT से लेके आएगा, ZH से लेके, सॉरी हाँ, ये यहाँ पे ZH लगाना भूल गया, ZG है तो ये ZH से लेके मतलब इसको करेक्शन कर लीजिएगा जरूर से। ये जो Z सिर्फ H लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, 243 ZH to 243 ZT। ये किसका आर्टिकल हो गया, ये हो गया आर्टिकल कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। तो ये किस में आता है, हमारे किस में आता है, पार्ट 9B में। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद पार्ट 10 में क्या आता है, कुछ शेड्यूल एरिया है, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया। ये किस में है, 244 के अंदर है। कुछ शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया हैं। तो ये इसमें बात किया गया है किसके बारे में, शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर पूछ लेता है कि शेड्यूल एरिया ट्राइबल एरिया किस में आता है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि पार्ट 10 में आता है, ठीक है। क्योंकि ये डायरेक्ट पूछ लेगा कि पार्ट 10 में क्या आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया। पूछ लिया कि शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया किस पार्ट्स में आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया पार्ट 10 में आता है। या मैचिंग में, मैच द फॉलोइंग में कर दिया कि पार्ट 9 पार्ट 10 इधर कर दिया, उधर कुछ और लिख दिया, तो उसमें आपको पार्ट 10 से ही मैच कराना है। अब हम आते हैं पार्ट 11 में, रिलेशन बिटवीन यूनियन और स्टेट्स। यहाँ 245 से लेके 263 तक आता है। इसमें क्या है, जो स्टेट्स और यूनियन के बीच में रिलेशन होगा वो किस में आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। किस में आ जाएगा, रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स, पार्ट किस में आ जाएगा, पार्ट 11 में आ जाएगा, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें जो इनका रिलेशन के बीच बारे में हो गया, कंट्रोल ऑफ यूनियन ओवर द स्टेट इन सर्टेन केसेस, जो जैसे कुछ सिचुएशंस होती है, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएगी, पार्ट 11 में आ जाएगी। इनके बीच में जैसा भी कुछ भी रिलेशन से संबंधित जो भी डिस्कशन किया गया है वो किस में आ जाएगा, पार्ट 11 में। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 12 में। पार्ट 12 में क्या आ जाएगा, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स। आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल स्टेट का कुछ फाइनेंशियल रिलेशन होता है, तो वो सेंट्रल स्टेट का जो फाइनेंशियल रिलेशन होगा तो किस में आ जाएगा, यहाँ पे फाइनेंशियल रिलेशन छोड़ के आएगा सारी चीज़ें, यहाँ पे क्या आएगा, फाइनेंशियल रिलेशन आ जाएंगे, तो वो किस में आ जाएंगे, पार्ट 12 में।
देखिए कोई भी चीज़ होती है तो हर चीज़ का जो डिस्कशन होता है वो किसी न किसी पार्ट में होगा, बताया जाएगा कि कौन सा फाइनेंस किसका है, कौन सी प्रॉपर्टी किसकी है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए सेंट्रल एंड स्टेट के बीच में। अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा होगा तो क्या होगा, हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो नहीं काम करेगा, यूनियन सारा कुछ अपने पावर में ले लेगा। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी लिखा गया है, ये आर्टिकल 264 से 300 ए तक का इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आता है, फिर इसके बाद आता है आर्टिकल 301 से 307 तक। इसमें क्या आ जाएगा, ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के अंदर ये जितना भी ट्रेड होगा, जितना भी कॉमर्स होगा, इसके बारे में कहाँ डिस्कस किया गया है, पार्ट 13 में। पार्ट 13 में इसमें क्या क्या होता है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, इंटर पावर ऑफ द पार्लियामेंट, इम्पोज द रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ये सारी चीजें किसमें बात की गई है, पार्ट 12 में। 12 में कर रहे हैं, सॉरी, पार्ट 13 में। अभी आ जाते हैं पार्ट 14 में। पार्ट 14 में क्या होना, सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स। इसमें क्या आएगा, 308 से लेके 323 तक आ जाएंगे। इसमें क्या हो गया कि पब्लिक सर्विस से रिलेटेड सारे डिस्कशन हो जाएंगे। ठीक, सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स। ठीक, अभी आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद आ जाइए पार्ट 14A। अभी इसके अंदर ही ना, ये जो सर्विस अंडर द यूनियन एंड टेरिटरी, इसी के अंदर में क्या आ जाता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन भी आ जाएगा, जो पीएससी होती है। ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन जो आ जाएगा वो इसी के अंदर आ जाता है। हर स्टेट की अपनी अपनी पीएससी होती है, उनके फंक्शंस होते हैं। जो पीएससी के आयोग के जो चेयरमैन आएगा, इनको कैसे अपॉइंट किया जाए, कैसे, ये सारी चीजें किस में आ जाएगी, पार्ट 14 में। 14A में आ जाते हैं ट्राइब्यूनल्स। जो ट्राइब्यूनल्स थे वो पहले हमारे पार्ट्स में नहीं थे, ये बाद में ऐड किए गए थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ड्यूरिंग द इंदिरा गांधी टेन्योर। ठीक है, तो ट्रिब्यूनल के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। अब ट्रिब्यूनल का इसमें क्या क्या डिस्कस किया गया है, 323A 323B, इसमें क्या किया गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में बात किया है गया है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और एक ट्रिब्यूनल रिलेटेड टू अदर मैटर्स, दो तरह के ट्रिब्यूनल्स होते हैं, वो किस में आ गया है, पार्ट 14A में। आपको पता होना चाहिए, जैसे ये मैच द फॉलोइंग में एक तरफ ऐसे पार्ट्स का नाम लिख देता है, पार्ट 1, पार्ट 10, पार्ट ये, पार्ट वो, और दूसरी तरफ पार्ट्स के नाम लिख देगा कि मतलब एक तरफ टेरिटरी हो गई, इलेक्शन हो गया, और फिर आपको कह देगा मैच द फॉलोइंग। तो आपको मैच द फॉलोइंग पता होना चाहिए। फिर आ जाइए पार्ट 15। पार्ट 15 में क्या आ जाता है, इलेक्शन आर्टिकल 324 से 329 तक आ जाएगा। इसमें क्या होता है, अच्छा, आर्टिकल 324 अक्सर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है कि 324 में क्या हो गया है। तो 324 के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन होता है। इलेक्शन कमीशन होता है, उसी के अंदर ये सारी पावर होती है, डायरेक्शन देने की, इलेक्शन कंडक्ट कराने की, ये सारी चीज़ें किसके अंदर होती है, इलेक्शन कमीशन के अंदर है। ये किस में बात किया गया है, ये पार्ट 15 में बात किया गया है। ठीक है, फिर इसके आगे बात करते हैं स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस। मिनट पानी पी लेता हूँ। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। फिर इसके बाद आ जाते हैं पार्ट 16 में। पार्ट 16 में क्या क्या होता है, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू द सर्टेन क्लासेस। कुछ सर्टेन क्लास हो गए, सर्टेन क्लास कैसे, शेड्यूल क्लास हो गए, शेड्यूल ट्राइब हो गए, शेड्यूल क्लास। अभी इसमें देखिए 330 से लेकर 342, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि 338 एक आर्टिकल है ना, 338 है। ये क्या है, नेशनल कमीशन फॉर नेशनल, 338 में क्या है, 338 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, और 330A में क्या, 38A में क्या है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। मतलब कुछ स्पेशल क्लासेस होते हैं, शेड्यूल क्लासेस, शेड्यूल ट्राइब, उनसे रिलेटेड आर्टिकल किसमें है, पार्ट 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया 16। अभी आ जाते हैं पार्ट 17।
पार्ट 17। अब ऑफिशियल लैंग्वेज का उधर हमने आपको बताया था कि शेड्यूल में भी है, ठीक है। 22 ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में जिक्र है। तो इसमें पार्ट्स में किस में है, पार्ट 17 में किसके बारे में डिस्कशन किया गया है, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। ऑफिशियल लैंग्वेज में 22 लैंग्वेज है। आपको पता होना चाहिए कि जो यूपीएससी का एग्जाम होता है वो 22 के 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में होते हैं। इसके जो पेपर बनाए जाते हैं 22 में, तो जिसको जिस लैंग्वेज में पेपर देना होता है उस लैंग्वेज में एक पर्टिकुलर एरिया वाइज मिलता है, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाते हैं पार्ट 18। पार्ट 18 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविज़न जो बनाया गया है, इमरजेंसी प्रोविज़न। इमरजेंसी प्रोविज़न एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन जब आएगी, जब सिचुएशन लाइक वॉर होगा, सिचुएशन लाइक इंटरनल रिबेलियन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे, तो उस टाइम क्या होगा, एक इमरजेंसी का प्रोविज़न बनाया गया है। इमरजेंसी का प्रोविज़न बेसिकली 3 तरह से प्रोविज़न होता है। एक होता है नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, एक होता है स्टेट इमरजेंसी और एक होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी अभी तक सिर्फ 3 बार लगी है, स्टेट इमरजेंसी तो बहुत बार लग चुकी है। स्टेट इमरजेंसी लगती रहती है, ठीक है। स्टेट इमरजेंसी में इंटरनल रिबेलियन का अलग है, और स्टेट फेल्योर जब हो जाता है, जब गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो पाती, तो तब भी स्टेट इमरजेंसी लगती है। और जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, बाय लक आज तक हमारे इंडिया में कभी नहीं लगी, एंड आई होप कि ऐसा कभी ना हो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी हम सबको देखना पड़े। फाइनेंशियल इमरजेंसी तब लगती है जब फाइनेंस हमारे देश में मिसमैनेजमेंट हो जाए, हमारा देश चलाने के लिए फाइनेंस ना बचे, तब जाके फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है। उसमें बताया जाता है कितना ही पैसा कहीं लगेगा। फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब फाइनेंस पर पूरा यूनियन का कंट्रोल हो जाएगा कि कहाँ कितना पैसा खर्च करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें करती। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगी है। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अंतर्गत आता है नेशनल इमरजेंसी। अब 3 बार नेशनल इमरजेंसी कब कब लगी है ये आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। 3 बार कब है, 1962 में हमारा किससे लड़ाई होती है, चाइना से। चाइना से लड़ाई होती है, तो चाइना से हमारा 62 का वार होता है। फिर हमारा क्या होता है, फिर इसके बाद हमें लगता है 1971 में 71 में एक बार लगा है पाकिस्तान से जब वॉर होता, और 75 में लगी है ड्यूरिंग द इंदिरा गांधी टाइम। ये क्या है, इंटरनल अग्रेशन के कारण इमरजेंसी लग गई थी, ओके, ठीक, ये चीज़ें होती है यार। चलो ये हो गया। फिर इसके बाद क्या हो गया, पार्ट 19। पार्ट 19 में क्या बात किया गया है, पार्ट 19 में बात किया गया है किसके बारे में, जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, मिसलेनियस टॉपिक्स जो इनमें नहीं कवर किए गए हैं वो किस में आ जाएंगे, ये हमारे आ जाएंगे पार्ट 19 में, मिसलेनियस के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं पार्ट 20 में अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया है, ठीक है। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 3 तरीके से होता है, पता होना चाहिए। पहला होता है सिंपल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, होता है स्पेशल, फिर एक होता है स्पेशल प्लस 50% स्टेट। यहाँ सिंपली अमेंडमेंट कर दिया जाता है, यहाँ पे स्पेशल अप्रूवल चाहिए होता है, ठीक है। 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड मोर देन 50%, ये होता है स्पेशल में। यहाँ बस जितने प्रेजेंट है 50% वोट कर दिए तो हो गया। यहाँ स्पेशल में क्या होगा, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग विच इज मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ होना चाहिए। प्लस इसमें क्या होता है, प्लस इसमें 50% स्टेट्स का अप्रूवल लिया जाता है। 50% स्टेट का अप्रूवल इसलिए लिया जाता है कि यहाँ बेसिकली वो अमेंडमेंट्स आते हैं विच इज रिलेटेड टू चेंज इन द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सिस्टम। मतलब हमारे भारत में जो फेडरल स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड अगर कुछ चेंज होगा तो वो किस में जाएगा, स्पेशल में जाएगा। स्पेशल प्लस 50% ऑफ द स्टेट्स, हमें स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा, प्लस 50% जो हमारे स्टेट्स हैं, सारे स्टेट्स हैं, उनका 50% का अप्रूवल चाहिए होगा। फिर हम आ जाते हैं 21, पार्ट 21। इसमें टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन की बात की गई है 21 में, ठीक है। इसमें आर्टिकल 369 से 392 तक आता है।
इसमें स्पेशल प्रोविजन की बात की गई, स्पेशल प्रोविजन की बात की गई। जैसे मान लीजिए 369 से एक क्वेश्चन आपने देखा होगा, आर्टिकल 371 से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट होते हैं। 371 में उसमें ABCD करके ऐसे है ना, ABCD ABCD में क्या है, जैसे 371 में ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, इसको हम आपको बता देते हैं अच्छे से। ठीक, 371 में ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसलिए मैं आपको अच्छे से बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अभी तक 371 में क्या आता है, महाराष्ट्र एंड गुजरात के बारे में बताया गया है। फिर 371 में क्या आता है, 371 में नागालैंड। ये आपको पता होना चाहिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है PCS में या किसी में कि ये 371 ये ऐसे बोल देगा 371 में, या मैच द फॉलोइंग करके आ जाता है। ठीक है, 371 बी में क्या आएगा, असम। 371 सी में क्या आएगा, मणिपुर। 371 डी में क्या आएगा, आंध्र प्रदेश। फिर 371 ई में क्या आएगा, 371 में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से रिलेटेड है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन आंध्रा। ठीक है, फिर उसके बाद 371 ई एफ, 371 ई एफ जी, सॉरी ये तो ई हो गया ना। अभी हम आ जाते हैं एफ में क्या आ जाएगा, सिक्किम। और 370 ई एफ जी में क्या आता है, मिजोरम। ठीक है, फिर 371 जी हो गया, आई जे। ठीक है, 371 आई में क्या आता है, आई जे। ठीक है, अरुणाचल। ठीक है, फिर उसके बाद 370 आई जे, फिर क्या आता है, गोवा। फिर इसके बाद लास्ट में क्या आ जाएगा, कर्नाटक। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि 370 आर्टिकल में है, ये स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू अलग अलग चीज़ों से है, तो इसमें ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है सारे एग्जाम में, चाहे वो UPSC का एग्जाम हो, UPPCS का एग्जाम हो, या कोई भी एग्जाम हो। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 371 में महाराष्ट्र एंड गुजरात, 371 में नागालैंड, 371 ए में नागालैंड, बी में असम, सी में मणिपुर, डी में आंध्र प्रदेश, ई में सेंट्रल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश, एफ में सिक्किम, जी में मिजोरम, आई में अरुणाचल, जे में गोवा एंड के में कर्नाटका। इसका एक निमोनिक्स भी याद कर लीजिएगा जो मुझे हेल्प करता है, नामा, आसमा, नामा, आसमा, GK। ये मैं तरीका यूज किया हूँ, मतलब 371 में N फॉर नागालैंड, A फॉर असम, M फॉर मणिपुर, फिर A फॉर आंध्र प्रदेश, फिर A फॉर आंध्रा, इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाएगी, फिर S फॉर सिक्किम, फिर M फॉर मिजोरम, फिर A फॉर अरुणाचल, फिर G फॉर गोवा एंड K फॉर कर्नाटक। ऐसे करके हमने पूरा याद कर लिया है, तो हमारा ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होता था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं, अभी हमारा हो चुका था कितना, आर्टिकल 21 में। अब हम आ जाते हैं आर्टिकल 22 में। आर्टिकल 22 में आ जाते हैं। 22 में क्या है, आर्टिकल 1993 से लेके 1995 तक है। ठीक है, 395 तक, 393 से लेके 395 में। इसमें क्या बात किया गया है, शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट अथॉरिटीज टेक्स्ट इन द हिंदी एंड रिपील। इसमें क्या है, कुछ चीज़ें हटा दी गई है और इसमें शॉर्ट टाइटल के बारे में बात किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ये हमारे जो 22 के 22 आर्टिकल हैं। अभी हम आपको बताए थे ना कि 25 आर्टिकल होते हैं। 25 आर्टिकल में कैसे,
आर्टिकल, यहाँ सॉरी आर्टिकल में बोल रहा हूँ यार, सॉरी। पार्ट हमारे कितने हैं? 25 ये हो गए। ये मत देखिए कि 22 हुए हैं, अभी कुछ ऐड हुए हैं, जैसे ABCD करके ऐड हुए हैं ना, जैसे ये कि आर्टिकल ये ऐड हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद आर्टिकल कुछ ऐड हुए हैं, कुछ हटाए गए हैं, ये ऐड हुआ है, ये ऐड हुआ है, ठीक है। इसके बाद ये हटा दिया गया है, ये हटाया गया है, 4 ऐड हुए हैं। 4 में कौन कौन से हो जाएंगे? म्यूनसिपालिटीज, पंचायत हो जाएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो जाएगा, और एक आर्टिकल और है ट्राइब्यूनल्स। ये 4 आर्टिकल ऐड हुए हैं और एक हटाया गया है। तो कितना हो गया? 22 में से अगर 4 ऐड हुए तो कितना हो गया? 26, और एक हटा दिया गया तो कितने बचे हमारे? 25। तो ये हमारे 25 पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये आपको पता होना चाहिए। शेड्यूल 12, ओरिजिनल कितने थे? 8, पार्ट्स 25, ओरिजिनल कितने थे? 22, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। चलिए, तो आप इसकी PDF जो है मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप में आपने क्या सर्च करना है? टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे एडुलक्स, LAK, एडुलक्स 365, एडुलक्स 365 आप सर्च करेंगे तो ये आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, और टेलीग्राम पे मैं इसकी PDF अच्छे से बना के डाल दूंगा, ठीक है। तो चलिए, आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। हम मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के इसी सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।